लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में हम ऐसे विचारों और व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं जो जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। और आज की हमारी मेहमान स्किन केयर इंडस्ट्री की सच्ची गेम चेंजर है। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिवांगी राणा, एक प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ, एक भरोसेमंद डिजिटल वॉइस और ऐसी शख्सियत जो हजारों लोगों को स्किन केयर की भीड़-भाड़ वाली दुनिया में सही दिशा दिखा रही है। वो क्लिनिकल साइंस को रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए जानी जाती है। न कोई दिखावा, न कोई फिल्टर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तव में क्या काम करता है, कैसे स्किन केयर रूटीन बनाई जाए जिस पर टिके रहना आसान हो, क्यों इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना जरूरी है और स्किन केयर असल मायने में सेल्फ केयर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर शिवांगी राणा के साथ। डॉक्टर शिवांगी, आपको यहां पाकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जब हम लंच के दौरान बातें कर रहे थे तब आपने बताया कि आप चेन्नई से आ रही हैं। वहां आप क्या करने गई थी? दरअसल वहाँ एक इवेंट था जिसमें हमें बीच क्लीन अप करना था। वाह। जी हाँ, तो ये कुछ स्किन केयर और कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज थी। अच्छी त्वचा के साथ साथ धरती को बचाने की दिशा में बहुत छोटा कदम। बहुत बढ़िया। तो स्किन केयर और पर्यावरण का क्या नाता है? ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा सवाल है। दरअसल बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। हम उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और वो प्लास्टिक लंबे समय तक एनवायरनमेंट में, खासतौर पर समुद्र में जमा रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि ब्रांड्स सस्टेनेबिलिटी को एक बेहद इम्पोर्टेंट पहलू बनाएं। ये हमें बहुत लंबा रास्ता तय करने में मदद करेगा। इस बात से मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ ये सेशन, ये बातचीत जरूर बहुत पसंद आएगी। आपको पता है डॉक्टर शिवांगी, बहुत से लोग स्किन केयर के जगत में एक आदर्श मानते हैं और आप इसे एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो साइंस के लिए हो या फिर पर्सनल मैटर्स में। अब कुछ साल पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये कुछ ऐसा था जो आपने शुरू से ही सोचा था कि लोगों की मदद करनी चाहिए इस मामले में? हाँ, दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे बनी? जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 7-8 साल की, मुझे एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं, लेकिन ये एक जेनेटिक कंडीशन है और काफी आम है। मेरी माँ को ये था और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को भी यही कंडीशन दी। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस हर किसी में अलग अलग रूप में दिखता है। कुछ लोगों पर असर करता है और कुछ लोगों पर बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो सकता है। मेरे भाई को लंग वर्जन मिला और मुझे स्किन वाला। जब मैं छोटी थी मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। बहुत सर्दी होती है और मैं ऊनी कपड़े नहीं पहन पाती थी क्योंकि बहुत खुजली होती थी उससे। मैं मेरी माँ से कहती कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं नहीं पहन सकती इसे। तो माँ कहती कोई बात नहीं, हर कोई पहन सकता है, तुम भी पहन सकती हो। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा एटोपिक डर्मेटाइटिस केरेटोसिस पाइलोरिस में बदल गया, जिसे लोग स्ट्रॉबेरी स्किन भी कहते हैं। तो मेरी ऊपरी बाहों पर बहुत बुरी तरह की एक्ने की समस्या हो गई और जो भी मुझे देखता वो कहता ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया। वो एक बढ़ती हुई उम्र होती है, 13-14 साल, तब हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी कैसे, हम कैसे लग रहे हैं। और ऐसे सवाल मुझे पॉइंट करते थे कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाती। तब मैंने सोचा जब मुझे यहाँ बार बार आना ही पड़ रहा है तो क्यों ना मैं खुद ही डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाऊँ। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ये बहुत पर्सनल था, फिर आया टीनेज एक्ने जो लगभग हर किसी को होता है और ये मुझे भी हुआ। तब मैंने महसूस किया कि त्वचा सिर्फ बाहर की चीज नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना? जब आप बड़े हो रहे हैं और स्किन की समस्याएं झेलते हैं, ये आपके पर्सनालिटी को बदल देता है। आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उतने खुले और मिलनसार नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को हेल्प करूंगी, क्योंकि ये उनकी सोच से भी ज्यादा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जब आप कहती हैं कि ये गहराई में है और ये सब लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है, तो आपके अनुभव से वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग बार बार स्किन केयर को लेकर करते रहते हैं? जैसे आपने कहा, दिल्ली का जिक्र किया। दिल्ली में ठंडी सर्दी होती है, बहुत गर्मी भी होती है, और उसके मुकाबले उतना ही बुरा बारिश का मौसम भी होता है। तो ऐसे मौसम में लोग कौन सी स्किन केयर की गलतियां बार बार करते रहते हैं? देखिए, एक बात जो मैंने अपने मरीजों में देखी है वो ये है कि लोग सोचते हैं जो स्किन केयर रूटीन आज है वो पूरे साल चलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर उन जगहों पर जहां हर 2-3 महीने में मौसम बदलता है। जैसे विंटर्स में आप बहुत गाढ़ा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, वही समर्स और रेनी सीजन में आपके पोर्स को बंद कर देगा। लोग मौसम के हिसाब से अपनी स्किन केयर नहीं बदलते और वही उनकी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाता है। यही गलती मैंने बहुत सारे लोगों में देखा और है। वही गलतियां बार बार दोहराते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा। हाँ, तो ये कैसे होता है? जब हम मौसम और जलवायु परिवर्तन की बात करते रहते हैं, तो बताइए, नमी त्वचा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे मैसेज किया और ये बताया कि वहां ह्यूमिडिटी सिर्फ 7% है, ओह, और ये भारत की बाहर की हाँ। जगह है कोई। मैंने कहा कि बैंगलोर में ये 54% है। हाँ तो हाँ क्या नमी भी त्वचा पर बड़ा असर डालती है? हाँ हाँ। तो बेसिकली जो भी हमारे स्किन के लिए एडिक्वेट है वो हमारी स्किन के लिए काम करेगी। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी खराब है और कम यानी 6-7% ह्यूमिडिटी दोनों बहुत खराब है। जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है वहाँ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता। ऐसे में एटमॉस्फेयर हमारी त्वचा से ही नमी खींचने लगता है, जिससे त्वचा बहुत सूखी हो जाती है। दूसरी ओर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो लोग बहुत पसीना बहाते हैं। इससे इन्फेक्शन, खासकर फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही मानसून शुरू होता है लगभग सभी लोग फंगल इन्फेक्शन से जूझते हैं। इन्हें ठीक करना मुश्किल होता है और बार बार लौट आता है, और ये सब ह्यूमिडिटी से जुड़ी समस्याएं हैं। अगर मौसम बहुत ही ड्राई है तो डैंड्रफ होगी, और अगर मौसम ह्यूमिडिटी वाला है तो सिर की स्किन ऑयली और बहुत ही स्टिकी हो जाएगी, बार बार धोनी पड़ेगी। तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सीधे हमारे स्किन पर असर डाल रही है। थैंक यू फॉर दैट। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शामिल है कि हम क्या खाते हैं, क्या उपभोग करते हैं। सही है ना? जी, तो मुझे बताइए कि जब हम बाहरी रूप रंग की बात करते हैं, तो क्या न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स यानी हमारा खाना भी फर्क लाता है? बिल्कुल। आप चाहे जितना मर्जी चेहरे पर लगा लें, लेकिन अगर आप अपना न्यूट्रिशन और डाइट ठीक नहीं कर रहे हैं तो असर नहीं दिखेगा। आपकी स्किन पर वो कमियां झलकती रहेगी। आपकी स्किन से वो लूप होल्स दिखती ही रहेगी। एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि लोग अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक शामिल करें। जिन लोगों को एक्ने की समस्या है उनके लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा 3 आपकी स्किन, बाल और नेल्स सबके लिए शानदार है। जिनकी स्किन सूखी है उनके लिए ये बिल्कुल मैजिक की तरह है। सिर्फ यही नहीं, आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी कि आप कितने समय तक संतुलित और हेल्दी आहार खा सकते हैं, वही आपकी त्वचा पर झलकता है। अगर आप बार बार पार्टी कर रहे हैं, हर दूसरे दिन शराब पी रहे हैं, तो आपकी स्किन रिंकल्ड, ड्राई और डेड दिखेगी। लेकिन अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खुद का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन हमेशा उसे रिफ्लेक्ट करेगी और वो ग्लो आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से नहीं पा सकते। आपने लेट नाइट पार्टीज की बात छेड़ी तो ये तुरंत मेरे ध्यान में आ गया, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे युवा हैं जो हम देख रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को बाहर निकलते हैं। कभी सनडाउनर्स होते हैं, कभी कुछ और होता है। तो आप कह रही हैं कि देर रात बाहर जाना भी त्वचा पर असर डालता है? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले अगर आप बाहर जा रहे हैं
और शराब पी रहे हैं तो ये कभी कभार करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसे बार बार करते हैं तो ये स्किन पर असर डालता है। ये बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस पैदा करता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने होंगे। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैचअप करेगी, आप अपनी उम्र से बड़े दिखने लगेंगे, आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही डल और मुरझाई सी लगने लगेगी अगर आपने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा। उसके बाद आपने एक और सवाल किया था। मैं कह रहा था बाहर देर रात तक रहने की और हाँ, तो सनडाउनर्स के आप बारे में। सनडाउनर्स के बारे हाँ, में वही सनडाउनर्स। हाँ, देखिए कभी कभी तो चलता है, जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका आनंद जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप स्किन केयर को लेकर अलर्ट हैं और सच में अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको बैलेंस रखना होगा। अगर आप हर फ्राइडे सैटरडे संडे बाहर जा रहे हैं तो ये आपकी त्वचा को That's नुकसान okay? पहुंचा सकता है। सिर्फ संडे इज ठीक ओके है। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। नॉट दैट गुड। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि आपने अभी न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी की बात की, तो जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये है, तो क्या ये खाना जो हमें रोज खा रहे हैं उसमें नहीं मिल पा रहा, तो क्या इस कमी को हम न्यूट्राक्यूटिकल्स यानी सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं? 100% मैं खुद ऐसा करती हूँ। देखिए आजकल चैट जीपीटी बहुत लोकप्रिय है और मैं भी इसे इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। तो मैं रोज जो कुछ भी खाती हूँ उसे चैट में डालती हूँ और कहती हूँ देखो मैंने ये खाया, अब मुझे बताओ कि मेरी डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और मैं अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं वेइंग स्केल लेकर घूमती हूँ। मेरा मतलब है फूड वेइंग स्केल। मैंने देखा कि हर तरह की हरी सब्जियां खाने के बाद, एक बहुत ही हेल्दी डाइट लेने के बाद मेरी कई न्यूट्रिएंट्स की कमी निकल रही थी। और मैं ये देखकर शॉक हो गई थी कि इतनी एफर्ट करने के बाद भी फिर भी रिपोर्ट्स दिखाती थी कि मेरा आयरन लो है, जिंक लगभग मॉडरेट है, मतलब उतना ही। प्रोटीन मैंने खास ध्यान से लिया नहीं था तो वो सही निकला। तब मुझे एहसास हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करना मुश्किल है। मैं 100% एडवाइस दूंगी कि न्यूट्रिएंट्स आपको पूरा लेना चाहिए। ये आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। ना लेने से उन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ जाएगी और डिफिशियंसी से काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। हाँ। ये जानकर अच्छा लगा और आपने चैट जीपीटी का भी जिक्र किया। तो मैं एक एक्सपर्ट से सुनना चाहता हूँ, जी। खासकर हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं। तो चैट जीपीटी कैसे मदद कर सकता है आपकी न्यूट्रिशनल कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए? हमारे दर्शक तो इसे जान के बहुत खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, खासकर एक एक्सपर्ट से सुनकर। जी, तो देखिए, कभी कभी हम पैकेट के पीछे लिखे हुए लेवल को पढ़ते हैं जो हम खाते हैं। वो लोग मेंशन करते हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना फाइबर है। अगर आप 2 रोटियां बना रहे हैं या 100 ग्राम चावल खा रहे हैं, आपको एक्चुअली नहीं पता चलता कि उसमें कितना मैग्नीशियम, कितना जिंक और कितना आयरन होता है। तो यहीं पर चैट जीपीटी मदद करता है, क्योंकि मैं इसमें ठीक ठीक लिख देती हूँ कि मैंने कितना खाया और क्या क्या खाया, मैंने कितना शायद मैं थोड़ी अधिक गहराई में जाती हूँ, लेकिन ये मैं एक्टिवली करती हूँ ये समझने के लिए कि हेल्दी डाइट लेने के बावजूद न्यूट्रिएंट्स में कमी हो सकती है। तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी यही करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस जाकर लिखें कि आपने दिन भर में क्या खाया। आप देखिए कि आप किन किन चीजों में डेफिशिएंट है, ये आपको शॉक कर देगा। आप देखिए कि आपका डाइट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब ईमानदारी से प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम सबको चमकता हुआ चेहरा चाहिए। यस। ठीक है, और आप बताइए, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कहे तो नो नॉनसेंस रूटीन क्या होगा? कुछ या ऐसा जो हर कोई फॉलो कर सके, ऐसा कोई रूटीन ग्लोइंग स्किन के लिए? ओके, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बाजार में प्रोडक्ट्स आर ओवर मार्केटेड। लोगों में फोमो है, उन्हें लगता है कि अरे वाह, इस इंसान की त्वचा चमक रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके स्किन टाइप और उनकी स्किन नीड्स किसी दूसरे XYZ इंसान के स्किन टाइप और नीड से अलग है।
इसीलिए जब हम नो नॉनसेंस स्किन केयर की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी स्किन एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार की है। आपके स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स हैं। जो किसी और के लिए काम करता है वही आपके लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कंसर्न्स अलग हैं। उनको हाइपर पिगमेंटेशन है, उनकी ड्राई स्किन है। मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ ओके अब इसकी ग्लोइंग स्किन हो गई है तो मुझे भी यही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बट मेरा ड्राई स्किन नहीं है तो वही रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। जी, तो अगर आप सही। फ्लफ को कट डाउन करना चाहते हैं, नॉनसेंस को कट करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि मेरी स्किन की नीड ये है, तो मैं बस ये 3 चीजों पर फोकस करूंगी। मैं इसे पूरी तरह से अपने लिए पर्सनलाइज्ड करूंगी, तभी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ऑसम। तो बताइए, तो क्या एक व्यक्ति को अलग स्किन रूटीन फॉलो करना चाहिए, जैसे मॉर्निंग के लिए अलग, नाइट के लिए अलग और आफ्टरनून के लिए भी अलग? आपका एडवाइस क्या होगा? हाँ, तो जब आप स्किन केयर शुरू करते हैं तो बहुत ही बेसिक क्लिंजर होता है, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर। इसे हम कहते हैं CTSM। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है हर किसी को यही फॉलो करना चाहिए। अब ये क्लिंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर उनके स्किन टाइप के हिसाब से डिफर कर सकता है, बट ओवरऑल स्केलेटन सेम रहता है। अगर आप उसे सुबह करते हैं या फिर आप उसे शाम को करते हैं। सुबह करने से उसके साथ सनस्क्रीन ऐड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको जरूरत है। क्योंकि आप जो कुछ भी अपने स्किन को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक ये बहुत जरूरी है बोलना कि बहुत सारे लोग एक्टिव्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, वॉट एवर ट्रेंडिंग वो यूज करते हैं, और वो लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका स्किन 7 पर है, आपने सोचा कि मैं एक्टिव यूज करूंगी और मैं इसे 9 पर ले आऊंगी। वैसे ये एक्टिव्स क्या होते हैं, अगर आप बता सकती हैं ये एक थोड़ा? एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ऐसा कुछ जो एक्टिवली आपके स्किन इश्यूज को चेंज कर Okay. देते हैं। ओके, तो क्लेंजर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, ये रूटीन का पार्ट है। ये स्पेसिफिकली एडेड इंग्रेडिएंट है और आपके जो भी कंसर्न्स हो। तो उन लोगों ने सोचा कि ओके ये 7 है, मैं स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और मैं इसे 9 पर ले आऊंगी। लेकिन वो लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते, 7 से वो 5 पर चले जाते हैं। सो इतना सारा पैसा, इतना सारा एफर्ट देने के बाद भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ओके। जो लोग रियलाइज ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक रूटीन रखिए, अपना चेहरा दिन में 2 बार दिन में धोइए। 2 बार? हाँ, मैं रेकमेंड करूंगी दिन में 2 बार, अनलेस आपको रियली सेंसिटिव और ड्राई स्किन हो। सुबह के वक्त फेस धोने के लिए आप पानी यूज कीजिए, और नहीं तो फेस वॉश यूज कीजिए सुबह और शाम, और सोने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक चीज हुई। और सीरम के बारे में कोई भी कंसर्न हो, एक सीरम चूज कीजिए और यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर यूज कीजिए सुबह के वक्त सनस्क्रीन के साथ, शाम के वक्त एक उम्र के बाद आप रेटिनॉल यूज कीजिए या प्लांट और ये बेस्ड। रेटिनॉल क्या होता है? हाँ, I'm sorry, ये मैं आपको पूछते हाँ, रहूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल, एक्सपर्ट के साथ बिल्कुल। बैठा हूँ तो मैं भी सीखना चाहूंगा। हाँ, हाँ। ओके। तो ये एंटी एजिंग है। कुछ समय के बाद आपकी एज बढ़ती रहती है। एजिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हमारे ऑर्गन्स एज करेंगे, हमारे स्किन एज करेंगे और हमारे बाल भी। एवरीथिंग विल स्टार्ट एजिंग। तो मैं ये नहीं कह रही कि सबको यही करना चाहिए, सबको नहीं, पर अगर आप चाहते हैं एंटी एजिंग रूटीन, आपको वैसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिसमें एंटी एजिंग पार्टिकल्स हो या उसके जैसा कुछ, ताकि आप ग्रेसफुली एज कर सके। रेटिनॉल एक वैसा ही इंग्रेडिएंट है। तो आफ्टर से 25, 26, 27 आपको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग दिखेगी। उस वक्त आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं आपकी इवनिंग रूटीन में। दैट्स नाइस। पता है, लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है, खासकर स्किन केयर की बात करें तो या लोग अब प्लांट बेस्ड या नेचुरल हाँ। बेस्ड प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि स्किन पर बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का क्या फायदा है जब बात आती है एक संतुलित स्किन केयर रेजीम की या रूटीन की? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मैं कैसे रेटिनॉल को मेंशन करती हूँ। कुछ लोगों के लिए रेटिनॉल अच्छा साबित नहीं होता है। ये इरिटेशन लाता है, पर्जिंग लाता है, रेडनेस लाता है। तो इन जैसे लोगों के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो लिटिल मोर जेंटलर रूट ले, जहाँ पर प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स बाकुची ऑयल हो। क्या हो सकता है? बाकुची ऑयल। क्या इसका संबंध आयुर्वेदा से है? यस जी, इसका आयुर्वेदा से संपर्क है। बाकुची ऑयल एक प्लांट डेरिवेटिव है।
ये रेटिनॉल की तरह स्ट्रांगली वर्क नहीं करता है, बट ये एक जेंटलर इंग्रेडिएंट है शुरुआत के लिए। ये आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देगा। सो ये एक जगह है जहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, आयुर्वेदा इज प्लेजेंट। एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा ड्राई स्किन है, तो मैं फेस ऑयल्स बहुत पसंद करती हूँ। अगेन, ऑयल्स एंड आयुर्वेदा गो हैंड इन हैंड, और मैं बहुत ज्यादा ऑयल्स पर यकीन रखती हूँ। तो हाँ, ऑयल्स एक ऐसी चीज है जो आयुर्वेदा से आती है, और ये मॉडर्न स्किन केयर को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। ऑयल को रात को अप्लाई कीजिए। अगर आपका रियली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसे यूज मत कीजिए। अगर आपका ड्राई स्किन है या एजिंग स्किन है तो ये ऑयल्स रियली हेल्प कर सकती है आपके स्किन को टू लुक मोर फार्मर, बाउंसियर और प्लम्पनेस। डॉक्टर, कुछ समय पहले आपने लेबल्स का जिक्र किया था। आजकल हाँ, लेबल्स वाकई बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स अक्सर गुमराह करने वाले होते हैं। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि ये कितना जरूरी है कि कंज्यूमर समझे कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और वो ये कैसे पहचाने कि कौन सी इंग्रेडिएंट उनके स्किन टाइप के लिए अच्छी है। हाँ। तो जब ये लेबल्स की बात होती है तो एक चीज जो मैंने देखी है हर वक्त यही होता है, जो ब्रांड्स है वो क्लेम करती है कि उनके पास ये इंग्रेडिएंट है। एक ही इंग्रेडिएंट के बेसिस पर वो मार्केट करते हैं। पर जब आप बॉटल्स या पैकेजिंग को टर्न करते हैं और आप लेबल्स को पढ़ते हैं तो इंग्रेडिएंट सच में बिल्कुल आखिरी में लिखा होता है। तो वो एक चीज है जो लोग नहीं समझते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमेशा लिस्टेड होती है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन तक। तो सपोज आप एक आइसिनामाइड या विटामिन सी खरीद रहे हैं, तो वहां पर फर्स्ट लाइन में इंग्रेडिएंट्स मेंशन होना चाहिए। अगर वो लास्ट लाइन में कहीं है तो उसका होना ना होना बराबर है। ओह रियली? हाँ, तो लेबल की पहचान ऐसी हाँ, होती है? हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, आपसे ये समझने में अच्छा रहेगा और व्यूअर्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि आप अगर ये समझाएं कि और अच्छे से लेबल्स को कैसे समझा जाए तो हम उसका बेहतर चॉइस कर सकते हैं स्किन के लिए। तो जब लेबल्स की बात आती है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, उस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। ब्रांड्स रियली ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं क्योंकि पता है ना, जो करंट कंपटीशन चल रहा गाइडलाइंस भी है हैं। और हाँ। गाइडलाइंस भी जो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। बट कभी कभी आपको नहीं पता कि कैसे लेबल्स को पढ़ी जाती है, तो वो बहुत आसानी से इसे अनदेखा कर देते हैं। सनस्क्रीन की बात आती है तो ये चेक करना बहुत ही जरूरी है कि वो ब्रांड क्लेम कर रहा है कि उनके पास SPF 50 है या PA प्रोटेक्शन है, बट वो लेबल कोई फिल्टर मेंशन नहीं करेगा। तो ये हमारा काम है एज अ कंज्यूमर। पता है, हर किसी को बस अपना पैसा बनाने से मतलब है। हमारे लिए, हमारे खुद के लिए हमें सेफ गार्ड बनना होगा। तो बस लेबल को चेक कीजिए, देखिए वो लोग क्या प्रोटेक्शन क्लेम कर रहे हैं। एटलीस्ट वो इंग्रेडिएंट्स पैकेजिंग पर मेंशन है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है, यस दे हैव द फिल्टर्स। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिल्टर्स भी प्रेजेंट नहीं है। वो लोग कुछ भी क्लेम करे पर प्रोटेक्शन वहां नहीं होगा। ये एक बात है। और दूसरी बात जो मैंने पहले मेंशन किया है, जब आप लेबल को रीड करते हैं, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं से विटामिन सी, मेक श्योर कि विटामिन सी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर सबसे ऊपर हो। ये और कहीं भी छुपा नहीं हो सकता, ये सबसे ऊपर ही होना चाहिए। तभी आप विटामिन सी के लिए पे कर रहे हैं और विटामिन सी ही ले रहे हैं। जो तीसरी चीज है लेबल पर फोकस करने वाली, वो है कॉन्सेंट्रेशन। सपोज हम स्टार्ट करते हैं नायासिनामाइड से। आइडियल कॉन्सेंट्रेशन है 5%, मैक्सिमम 10%। अगर कोई क्लेम करता है कि उनके पास 1% नायासिनामाइड है, हाँ, पर अगर वो सबसे ऊपर है पर 1% है, तो इसका होना ना होना जी, बराबर है। जी। तो मुझे आपसे पूछना है, मैं हाँ, उत्सुक हूँ जानने के लिए, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये नायासिनामाइड क्या है? ओके। नायासिनामाइड बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसके पास बहुत एक्शंस है। इसमें से कुछ ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल है। ये उन लोगों को हेल्प करेगी जिनके पास ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है। ये अच्छा। ऑयल रिडक्शन में हेल्प करती है। ये आपकी पोर्स को श्रिंक करने में मदद करेगा क्योंकि जब ऑयली स्किन होता है तो पोर्स बहुत बड़े लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है जिनके पास ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होता है। ये एक्ने को कम करने में भी काम करता है। तो इसमें सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये नायासिनामाइड फिलहाल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। ओह ये अच्छा। बहुत कुछ करता है। ओके। अब हमने काफी बातें की है, जैसे कि किसी उत्पाद में क्या क्या होता है, लेबल कैसे पढ़ते हैं, और
कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, दाम पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये सस्ता है। पर मुझे ये बताइए, क्या सस्ते प्रोडक्ट्स त्वचा को हाँ हाँ। नुकसान पहुंचा सकते हैं या उस पर कुछ गलत असर डाल सकते हैं? या नकली प्रोडक्ट्स, आजकल बहुत नकली प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो हाँ। आपकी इस बारे में क्या सलाह होगी सबके लिए? ओके, जब बात करते हैं चीप और जब बात करते हैं इफेक्टिव की, ये दोनों साथ साथ नहीं जाते। कभी कभी चीप प्रोडक्ट्स, चीप कहने का मतलब ये नहीं कि उनकी क्वालिटी खराब है, बल्कि उनका दाम बाजार के औसत दाम से कम होता है। जैसे प्राइस वैल्यू कंपैरेटिवली कम होता है मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में। तो कभी कभी ये अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। मैं पर्सनली, जबकि मेरे पास सभी साधन मौजूद हैं, फिर भी फेस वॉश या मॉइस्चराइज़र पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक मुनासिब दाम वाला फेस वॉश और एक 5-6 हज़ार का फेस वॉश दोनों ही लगभग एक जैसा ही काम करेंगे। बस आपकी स्किन को धोना, बस इतना ही। बट जब एक्टिव्स की बात आती है, द एक्टिव्स हम जिसकी बात कर रहे थे, विटामिन सी, रेटिनॉल, बात यह है कि इन्हें फॉर्मुलेट करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। ये अच्छे से फॉर्मुलेटेड होने चाहिए, वेल पैकेज्ड होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर अच्छा पैकेज ना हो तो इफेक्टिवनेस लूज कर जाते हैं। तो कुछ ब्रांड्स जो ये बेचते हैं, लाइक रियली चीप, वो अपना पैसा लगाकर लॉस नहीं करना चाहते, तो हो सकता है वो लोग अपना एफर्ट नहीं डालते। तो मैं कहूंगी, जब एक्टिव्स की बात आती है, जब उन प्रोडक्ट्स की बात आती है जो रियली आपके स्किन को चेंज करने वाली हो, तो आप चीप वाला यूज मत कीजिए। उन प्रोडक्ट्स को लीजिए जो मार्केट किया गया हो थोड़े ठीक ठाक प्राइस में, क्योंकि चीप वाले आपकी स्किन को हानि पहुंचा सकती है। अब हमने फेक प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात की है। आजकल ये बहुत फैल गया है, क्योंकि इसमें मिलने वाला मुनाफा काफी बड़ा होता है। मान लीजिए कोई असली प्रोडक्ट 2000 रुपए का बिक रहा है, तो उसका नकली या कॉपी बनाकर वो उसे बेच देते हैं। उसमें उनकी लागत शायद सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन इसका मुनाफा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि आजकल ये बहुत ज्यादा फैल चुका है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेचारा कंज्यूमर, उन्हें ये नहीं पता होता कि असली और नकली में अंतर कैसे करे। मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, मेक श्योर कि आप ये एक रिलायबल सोर्सेस से खरीद रहे हैं, किसी रिलायबल प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। इससे आपको ये भरोसा रहेगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो असली है। क्योंकि जब बात नकली प्रोडक्ट्स की होती है, तो जो लोग इन्हें बनाते हैं वो असली फॉर्मुलेटर्स नहीं होते, वो बस कुछ भी मिलाकर बना देते हैं। अगर आप उसे अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्ट्रक्टिव स्किन बैरियर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन लाल हो सकती है, अचानक एक्ने निकल सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स पहले आपकी स्किन पर अच्छे से काम कर रहे थे वो असर करना बंद कर देंगे या आपकी स्किन पर जलन पैदा करेंगे। तो ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है। जब हम काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये हेल्थ से भी जुड़ा होता है। कभी कभी इनमें हैवी मेटल्स मिलाई जाती है। जब मैं हैवी मेटल्स की बात कर रही हूँ तो वो आर्सेनिक हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, और वो स्किन में जमा हो जाते हैं और समय के साथ आपके शरीर पर साइड इफेक्ट डालते हैं। यानी ये सिर्फ स्किन अच्छी या खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, आपकी स्किन हेल्थ भी प्रभावित होगी। सही इसीलिए कह ये रहे हैं, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा भरोसेमंद सोर्सेस से ही प्रोडक्ट खरीदें। मुझे ये बताइए, जब आप रेटिनॉल्स या एक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है कि इस तरह के क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज ये मौजूद है एज ओल्ड साइंस ऑफ आयुर्वेदा में? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने नायासिनामाइड के बारे में कहा था कि इसमें कुछ कामिंग प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरह हमारे पास हल्दी है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कामिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये दो चीजें हैं जो समांतर रूप से चलती हैं और एक दूसरे से प्रेरणा ले सकती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एलोवेरा है। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, यानी प्लांट बेस्ड, एलोवेरा वो पहला प्लांट है जो हमारे दिमाग में आता है। तो ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा के पास गुड कामिंग, सूदिंग, कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके पास डिसरप्टेड स्किन बैरियर है, आप ऑलवेज वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिसमें एलोवेरा हो। तो हाँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, मैं कहूँगी कि ये सूदिंग प्रॉपर्टीज हैं उनमें। लंच जब हम खा रहे थे तब आपने कुछ बताया था मुझे कुमुदी ऑयल के बारे हाँ, में।
बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। इसे कुमकुमादी तैलम कहा जाता है। डोमैट बनने से पहले, तब मैं बस एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तब भी मैं ये इस्तेमाल करती थी और मुझे सच में ग्लोइंग रिजल्ट्स मिलते थे। आज भी मेरे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते रहते हैं कि ये कुमकुमादी तेल कैसा है, और मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि ये शानदार है, क्योंकि मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं और मैंने देखा है कि ये रियली ब्राइटन अप कर सकता है आपकी स्किन को। तो इसीलिए मैं ऑयल्स पर बहुत भरोसा करती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल बेनिफिट है और कुमकुमादी बेनिफिट है। मुझे ये बहुत पसंद है। ओ बढ़िया आती, सुनकर अच्छा लगा। और पता है, आपकी बातों से ये समझने में आता है कि ये स्किन केयर जो है ये वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है। हाँ। तो मुझे आपसे पूछना है कि जो हमारे टीन्स हैं या हमारे एडल्ट हैं या जो एजिंग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि तो उन्हें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए अपने स्किन केयर के लिए? ओके, ये फिर से एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी स्किन भी बदलती है। जब हम छोटे होते हैं, जैसे कि टीन्स, तो हमें बहुत सारे एक्ने इश्यूज होते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है। उस समय आपके हार्मोन्स के प्रभाव में आपकी ग्लैंड्स बहुत सक्रिय हो जाती है, क्योंकि अभी अभी प्यूबर्टी शुरू होती है, हार्मोन अपने चरम पर होते हैं और ग्लैंड्स अत्यधिक सीबम बनाने लगते हैं। इसी कारण से ऑयली स्किन, हमें एक्ने हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो उनके स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होना चाहिए। आप कह सकते हैं 30 साल की उम्र से, और एक 30 वर्ष के व्यक्ति की रूटीन 55 से 60 वर्ष के व्यक्ति से अलग होगा। जैसे जैसे आप टीन्स से 30s और फिर 60s की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्किन धीरे धीरे और अधिक ड्राई होने लगती है। तो अगर आप कहते हैं कि किसी की ऑयली स्किन है, अर्ली टीन्स में बहुत ही ऑयली था, 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उतना ऑयली नहीं रहता, और 60s की उम्र तक पहुंचकर तो अक्सर ड्राई स्किन विकसित हो जाती है। किसी की थ्रू आउट ड्राई स्किन है, जैसी मेरी है, वो 30 की उम्र तक और ड्राई हो जाती है, और 60s तक तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। सो ऑफ कोर्स आपकी स्किन केयर आपकी उम्र के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। इन योर टीन्स ज्यादा फोकस कीजिए सैलिसिलिक एसिड पर, क्योंकि वे वो प्रोडक्ट्स है जो ऑयल्स को रिड्यूस करती है। इन योर 30s एंटी एजिंग पर फोकस कीजिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इस वक्त आपकी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखने लगती है, इसीलिए उस पर फोकस करना चाहिए। इन योर 60s एंटी एजिंग और ये सब यूज कीजिए, पर ये उतना ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं देने वाले, क्योंकि इस उम्र तक तो जो भी होना है वो हो चुका होता है, यू नो। इसलिए 60s की उम्र में आपका ध्यान हाइड्रेशन पर होना चाहिए। ऑयल्स, हल्के और कोमल उत्पाद तथा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना ही सही तरीका होता है। मुझे ये बात बताइए, हम सब सीरम्स की बातें करते हैं। ओके, तो सीरम ये सारे एज टाइप के लिए होता है या सीरम तब इस्तेमाल करें जब उम्र आ जाती है? नो, सीरम बेसिकली वो है जैसे क्लेंजर होता है, बस वैसे ही हम सीरम को यूज करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो ज्यादा लिक्विडी है इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी में इंग्रेडिएंट कोई भी हो, इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है। ये कुछ ऐसा है जो आप हर वक्त यूज कर सकते हैं, बट द टाइप ऑफ सीरम आप यूज कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो फिर से मैं कहूंगी सैलिसिलिक एसिड फॉर टीन्स। वो एक ऐसा सीरम है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है जो टीनेजर्स यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल एक सीरम है, बट वो लोग यूज कर सकते हैं जो लेट 20s और अर्ली 30s में हैं। हम हाइड्रेटिंग सीरम्स यूज कर सकते हैं, सीरम्स विद हाइलुरोनिक एसिड, सीका एंड ऑल दिस थिंग्स, जो थोड़े से उम्र वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। ये हाइड्रेशन के लिए हेल्प करता है। तो सीरम एक जनरलाइज टर्म है, जैसे कि सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, सिमिलरली सीरम भी है। ओके, हमने बात की इंग्रेडिएंट्स की, हमने चीजों की बात की। एक मशहूर चुटकुला भी है, खास तौर पे ब्यूटी स्लीप पर। हाँ। ओके, मुझे नहीं पता ये एक कहावत है सिर्फ, लेकिन नींद स्किन पर किस तरह की इफेक्ट्स डालती है और वो क्या साइंस है जो हमें ध्यान से देखने चाहिए स्किन पर, खास तौर पे कि हम सो रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये कोई मिथ नहीं है और ना ही जोक है। मैं ये महसूस करती हूँ पर्सनली कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोती, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। अगर मैं लगातार 3 दिनों तक सुबह जल्दी उठ गई तो मेरी स्किन और ड्राई हो जाएगी, मुझे विजिबल डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। ये बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस जैसा है। आप देखेंगे और बोलेंगे, वेल यू हैव नॉट स्लेप्ट। सो स्लीप हैज अ रियली गुड रोल टू प्ले। स्लीप बेसिकली एक वो चीज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी हीलिंग मोड पर होती है, यू नो।
आपकी स्किन हील करना शुरू करती है, आपकी बॉडी व्हाटएवर रिलैक्सिंग और हीलिंग मोड पर चली जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते, वो स्ट्रेस और वो लैक ऑफ स्लीप हर जगह दिखने लगती है। तो आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपकी स्किन रियली ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन ओवरऑल डल हो जाएगी। और इस बारे में क्या ही बताऊं कि लैक ऑफ स्लीप से जो इरिटेशन होती है, तो आपको उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आपकी स्किन और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक ही अच्छी सिक्के के नींद पहलू दोनों हैं। के लिए जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि नींद हाँ स्किन को बेहतर बनाता है। हाँ 100%। तो अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपका स्किन एनहांस होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे और दिखेंगे भी अच्छे। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट एम एंड पीएम स्किन केयर रूटीन है। अब सॉरी, एम का मतलब मॉर्निंग रूटीन करेक्ट, एंड पीएम मतलब इवनिंग पीएम, रूटीन। ओके। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। सुबह के वक्त हमारी स्किन प्रोटेक्टिव मोड पर होती है। यू नो हमारे पास पोल्यूशन, सन, एंटी लाइक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो मॉर्निंग्स होती है जस्ट टू शील्ड इट। और ये सब आपकी स्किन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। और शाम के वक्त मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये वही वक्त है जब वी स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज जो ऑलरेडी हो चुकी है हमारी स्किन पर। तो इवनिंग रूटीन में हम उन्हें बोलते हैं कि ओके, स्टार्ट यूजिंग वॉट एवर एक्ट लाइक एंटी पिगमेंटरी सीरम्स और आपका रेटिनॉल्स जिसमें एंटी एजिंग सीरम है, क्योंकि वही वक्त है जब आपकी स्किन मोस्ट रिसेप्टिव होती है उन चीजों के लिए, और उसी वक्त आपकी स्किन वो डिफरेंस लेकर आती है जो आप देखना चाहते हैं। आपकी सुबह आपका स्किन केयर आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता, Okay. बस आपको प्रोटेक्ट करता Okay. है। तो देवी और सज्जनों, आपने हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पर सुना कि जब आप अच्छे से सोएंगे तो पता है आपका स्किन एनहांस हो जाएगा और आप दिखेंगे भी बढ़िया। तो डॉक्टर, आपको पता है एक मिथ है और एक मैजिक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मैजिक क्रीम्स का इस्तेमाल। ओके, और कुछ रूटीन्स हैं जो कि बस सुनने में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आज एक एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ, एक डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा ऐसा एक स्किन केयर मिथ है जो आप चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स या हमारे लोग उसको मानना बंद कर दें? सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को ये मानना बंद करना चाहिए कि उनकी स्किन रातों रात बदल सकती है। आमतौर पर लोग आखिरी वक्त तक कुछ नहीं करते और फिर अचानक चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। स्किन केयर दरअसल लाइफस्टाइल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम जाना। हम अपने शरीर को लंबे समय तक जिम जाकर शेप में रखते हैं, उसी तरह ये सोचना कि मैंने 2 हफ्ते ये इस्तेमाल किया और मेरी त्वचा बदल गई, ये एक मिथ है। दूसरा बड़ा मिथ ये है जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। वो सोचते हैं मेरी स्किन पहले से ही इतनी ऑयली है तो उस पर और मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि स्किन ज्यादा ऑयल इसलिए बना रही है क्योंकि आप उसे एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप उसे हाइड्रेशन देंगे तो ऑयल ग्लैंड्स शांत हो जाएंगे और उतना ऑयल नहीं बनाएंगे। तो ये सोचकर कि मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी तो स्किन कम ऑयली होगी, दरअसल उल्टा होता है, स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो ये एक मिथ है जिस पर मैंने बहुत से लोगों को विश्वास करते हुए देखा। जब हम मैजिक क्रीम्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ इस पर जरूर चर्चा करूंगी कि मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जो इन मैजिक क्रीम्स के शिकार हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारी क्रीम्स हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन मिला होता है या फिर स्टेरॉइड। ये दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। जब मैं बहुत ज्यादा हार्मफुल कह रही हूँ तो मेरा मतलब है कि आपकी स्किन शायद कभी भी दोबारा सामान्य ना हो पाए। ऐसी चीजों को अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में 1-2-3 महीने तक लगाए तो वो अलग बात है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना आपकी स्किन को बर्बाद कर देगा। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो ओपीडी में आकर बताते हैं कि वो पिछले 18 सालों से ये क्रीम लगा रहे हैं। और जब मैं पूछती हूँ कि ये क्या है तो पाती हूँ कि वो 18 सालों से स्टेरॉइड लगा रहे हैं स्किन पर? हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन्हें हेल्प कैसे करूँ क्योंकि डैमेज जो है वो 18 सालों से हो रही है। किस हद तक नुकसान पहुंचाता तो है? स्टेरॉइड सबसे पहले आपकी स्किन को रियली सन सेंसिटिव बना देता है। ओके, तो जब आप बाहर जाना शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ कि स्टेरॉइड क्यों मिसयूज्ड होता है फर्स्ट प्लेस में। इनिशियली आपके स्किन पर इसका लाइटनिंग इफेक्ट होता है,
आपकी स्किन विजिबली लाइट हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, ये तो मैजिक क्रीम है जो मुझे 3-4 शेड्स हल्का बना सकती है और मुझे इसकी ज़रूरत है। और वो इसे लगाना शुरू कर देते हैं। असल प्रॉब्लम है कि जब वो लोग 4 शेड्स लाइटर हो जाते हैं तो इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो इस पर निर्भर हो जाते हैं। अब ये निर्भरता सिर्फ ब्यूटी नहीं है। जिस दिन आप स्टेरॉइड लगाना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी स्किन जलने लगेगी। ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रेड हो जाएगी। अगर आप धूप में निकलेंगे तो आप धूप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। बाल आपके चेहरे पर, बहुत बारीक बाल, लेकिन पूरे चेहरे पर। जहां आप अपनी स्किन को 3-4 शेड लाइटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं लंबे समय में आप अपनी स्किन को 5-6-7 शेड और डार्कर कर देते हैं। फिर भी लोग इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि क्रीम बंद करने पर जो इरिटेशन और जलन होती है वो सहना बहुत मुश्किल है। अब उनकी स्किन को नॉर्मल दिखने के लिए भी, जो कि अब बैड नॉर्मल मतलब न्यू नॉर्मल है, उन्हें वही क्रीम लगानी पड़ती है, क्योंकि ये एडिक्शन है, बिल्कुल अल्कोहलिक एडिक्शन है। वो इसे छोड़ नहीं सकते जब तक वो किसी डर्मेट से कंसल्ट नहीं कर लेते। तब भी मैं यही कहूंगी कि नॉर्मल स्किन पाने के लिए बहुत सारा वक्त लग जाता है। देखिए किस तरह हमारी ये बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है इस वक्त। एक और बात है जो लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, लेजर। हाँ। तो ये लेजर्स अपने स्किन को किस तरह अफेक्ट करती हैं? ओके, मैं कहूंगी कि लेजर मॉडर्न मेडिसिन के लिए, खासकर स्किन के लिए, किसी वरदान से कम नहीं। हमारे पास कई तरह के लेजर मौजूद है। एक प्रकार का लेजर होता है जो आपकी स्किन की ऊपरी परत को जला देता है, जलाता है पर अच्छे तरीके से। ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर होता है, जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो। इस लेजर से हम उन एक्स्ट्रा परतों को आसानी से जला सकते हैं ताकि स्किन जल्दी से बेहतर हो सके। कई बार स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते, वहां लेजर काम आता है। हमारे पास हेयर रिडक्शन लेजर है करेंटली। ये भी एक वरदान है। मैंने खुद इसे करवाया है और अब मैं सोच भी नहीं सकती कि हर महीने हेयर रिमूवल सेशन कराऊं। ये बहुत थकाने वाला है। लेजर ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे हेयर रिडक्शन के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। अब हमारे पास वो लेजर भी है जो हेल्प करता है पिगमेंटेशन में। तो मैं सन इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। कभी कभी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको पिगमेंटरी डिसऑर्डर है। ये सिर्फ सूरज की किरण की वजह से नहीं होता, ये उनकी जेनेटिक्स है। वो उनको देता है लाइक ग्रे कलर पिगमेंटेशन उनके पूरे चेहरे पर, पीठ पर और छाती पर भी। इनके लिए हम पिगमेंटरी लेजर यूज करते हैं। ये पिगमेंट्स को ब्रेक कर सकती है। ये पिगमेंट को तोड़ देता है, चाहे वो मेलेनिन हो या कोई और जमाव। तो मैं कहूंगी कि लेजर इज ग्रेट इन करंट सिनेरियो। ओके, थैंक यू सो मच। आपने पता है बहुत बढ़िया जानकारी और अपने तजुर्बे को भी शेयर किया। तो अब गियर बदलते हैं और हम आपसे कुछ मजेदार सवाल करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे आपसे जानने की आपकी स्किन कैसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक ऐसा रूटीन जो आप पसंद करती हैं और रोज इस्तेमाल करती हैं। मैं अपनी स्किन केयर को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। भले ही रोजाना मेरे घर पर हजारों प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे उन्हें टेस्ट करना होता है, लेकिन पर्सनली अपने रूटीन को सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स तक सीमित रखने की कोशिश करती हूँ। मैं दिन में 2 बार अपना फेस धोती हूँ। बहुत लंबे समय से बिना सनस्क्रीन के बाहर कभी नहीं गई। और जब मैं सनस्क्रीन की बात करती हूँ तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं प्रोटेक्टिव कपड़ों और छाता पर भी बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सनस्क्रीन उतनी सुरक्षा नहीं देती जितना हम मानते हैं। टैनिंग अभी भी होती है, पिगमेंटेशन अभी भी होता है। इसलिए मैं सन रेज से बचने के लिए सन गियर पर बहुत भरोसा करती हूँ। रात में मैं अपने सामान्य मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं मॉइस्चराइजेशन पर बहुत ध्यान देती हूँ। इससे मेरी स्किन पर ग्लो आता है और थोड़ी बाउंसीनेस भी आ जाती है। सीरम के साथ या फिर सिर्फ मॉइस्चराइजर? नहीं, मैं सीरम यूज करती हूँ। आई ऑल्टरनेट देम। मेरे पास बहुत सारे सीरम है यूज करने के लिए, बट डेली मैं एक ही सीरम यूज करती हूँ। 5 सीरम एक साथ नहीं। ओके, सबसे लोकप्रिय स्किन केयर ट्रेंड? जस्ट हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे, डेली 1 सीरम। लोग एक साथ बहुत सारा सीरम यूज करने में बिलीव करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक साथ 4-5 एक्टिव्स यूज कर लेते हैं, और ये अब ट्रेंड बन चुका है। मैं ये इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ, पहले भी और अभी भी। वो लोग अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं
और वो करते रहते हैं, there's one product, then second, then third, then fourth, एक के then ऊपर fifth। दूसरा। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे कर लेते हैं ये लोग, ओके क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों को मोर रेजिलिएंट स्किन होता है। आप नहीं जानते कि कौन देख रहा है। वो सोचते हैं कि हाँ, मुझे 5 अलग अलग सीरम या 5 लेयर इस्तेमाल करनी होंगी तभी मेरी स्किन बेहतर होगी। लेकिन ये सच में परेशान करने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी स्किन की बैरियर को नुकसान पहुंचाता है और उसे डिस्टर्ब करता है। आपका गो टू स्किन फूड? मुझे एवोकाडोस बहुत पसंद है। ओह आई लव देम टू। मुझे ये बहुत पसंद है और इसमें सारे अच्छे ओमेगा और फैटी एसिड्स होते हैं। मुझे सच में लगता है कि ये एक होलसम फूड है, रियली फिलिंग। मेरी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, मेरी स्किन के लिए अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छे फैट्स देता है। एवोकाडो का कौन सा डिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे एवोकाडो एंड टोस्ट पसंद है। सेम, एवोकाडोस ऑन टोस्ट। मैं उसमें कुछ चीज डालती हूँ, बेस पर बेसिल पेस्ट होगा Okay. और फिर एवोकाडो पेस्टो। पेस्टो, हाँ एवोकाडो Okay. चीज और थोड़ी सी गार्निशिंग एंड दैट्स इट। ऑसम। ओके, एक स्किन केयर क्राइम जो आपको रुला सकता है? मैंने स्टेरॉइड्स के बारे में बात की है। मुझे लगता है कि ये एक क्राइम है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को बेहतर नियम बनाने चाहिए ताकि ये ना हो, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी स्किन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सच में संभालने की जरूरत है। फैंटास्टिक। ये बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई है आपसे, और इसको खत्म करते हैं कुछ खूबसूरत से ही, जैसे कि कॉन्फिडेंस। पता है, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने स्किन को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई पर्सनल मंत्रा या कोई एडवाइस है जो आप देना चाहेंगी? हाँ, जब मैं खुद टीनेज और एक्ने से गुजर रही थी, तो मैंने अपने कमरे से सभी मिरर्स को हटा दिए थे, क्योंकि मैं लगातार शीशे के सामने खड़ी होकर रोती रहती थी। मैंने अपने कमरे से मिरर्स हटा दिए तो मेरी माँ एक बार आई और बोली, तुम कैसे भी दिखो, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जानकर कि मेरी स्किन में जो भी हो, मेरे आसपास के लोग नहीं बदलेंगे, वो फिर भी मुझसे प्यार करेंगे। इसने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया। मैंने सोचा ठीक है, ये एक चीज है जिस पर मैं काम कर सकती हूँ। आप अपनी वैल्यू जानिए, आप कैसे दिखते हैं और आपका स्किन क्या फील करता है, उससे ये जस्टिफाई नहीं Beautiful, होता, बहुत क्योंकि बढ़िया। ये सब बहुत ही टेम्पररी चीजें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा सेल्फ वर्थ और मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए, और ये आपकी स्किन की करंट स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत तरह से आपने समझाया कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि आपके लुक्स मैटर नहीं करते, आपको फिर भी प्यार मिलेगा। जी, पता है डॉक्टर शिवांगी, आपसे बात कर कर बहुत Thank ज्यादा you. अच्छा लगा, और इतनी सारी जानकारी, इतनी मदद, और मुझे यकीन है हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होंगे आपसे सुनने के लिए। और ये सब सेल्फ केयर, साइंस, फीलिंग गुड, आपकी स्किन के बारे में, थैंक्स फॉर शेयरिंग इतना नॉलेज एंड Thank आपके you. तजुर्बे को भी थैंक यू। और आपसे बात करके, चैट करके, सच में बातें करके, मुझे उम्मीद है आपको भी शो पर आकर मजा आया। बहुत मजा आया। ओके, मेरे ख्याल से बहुत लोग इस बातचीत को सुनकर काफी कुछ जानकारी हमसे ले लेंगे कि बेहतर कैसे महसूस करना है, अच्छा कैसे दिखना है, और अंत में बात आती है अबाउट फीलिंग गुड इनसाइड आउट। और जो भी सुन रहे हैं ये ध्यान रखें कि स्किन केयर कोई वैनिटी नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट है। यदि आप अभी शुरू कर रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एपिसोड आपको याद दिलाएगा कि रुक जाइए, केयर कीजिए, ग्लो कीजिए फ्रॉम द इनसाइड आउट। ये था लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल के तारों को छू लिया है तो हरगिज मत भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो अगले एपिसोड तक चमकते रहिए, उज्जवल रहिए, रियल रहिए, एंड कीप लिविंग योर बेस्ट लाइफ।